आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अस्तित्ववाद यानी एग्जिस्टेंशियलिज्म जो है वो दर्शन शास्त्र में एक आधुनिक सिद्धांत माना जाता है जिसमें मनुष्य की स्वतंत्रता पर सबसे ज़्यादा बल है और तर्क के आधार पर मनुष्य की स्वतंत्रता को स्थापित किया गया है, कॉन्शियसनेस के आधार पर, चेतना के आधार पर। पहले हम ये देख लेते हैं कि जो अस्तित्ववादी दार्शनिक हैं वो बताते हैं कि जो दर्शन शास्त्र है उसमें जो पद्धतियां हैं, कुछ जो दार्शनिक संप्रदाय हैं वो मनुष्य की स्वतंत्रता को कहीं ना कहीं सीमित करते हैं, उसे दूसरे पर निर्भर कर देते हैं, जबकि वास्तविक रूप में देखा जाए तो मनुष्य स्वतंत्र होता है चेतना के आधार पर। अभी आपके सामने बातें रखी जाएंगी। तो हम ये देखें कि जैसे एब्सोल्यूट आइडियलिज्म है, इसको हम निरपेक्ष आदर्शवाद कह सकते हैं, इसमें मनुष्य की स्वतंत्रता जो है कहीं ना कहीं सीमित हो जाती है, जैसे प्लेटो का विज्ञानवाद है उसके आधार पर। इसी तरह देखें मटेरियलिज्म है, यानी जो हम कह सकते हैं कि जड़वाद जो है, इसमें भी मनुष्य की सत्ता कहीं ना कहीं सीमित हो जाती है, दर्शन का सिद्धांत है। नेचुरलिज्म है, प्रकृतिवाद है, ये इसमें भी मनुष्य को कहीं ना कहीं प्रकृति के अधीन कर दिया जाता है। अब हम आते हैं कि जो सिद्धांत कुछ मनुष्य को स्वतंत्रता देते हैं, उसकी स्वतंत्रता को स्थापित करते हैं, उसमें पर्सनल आइडियलिज्म है, व्यक्तिगत आदर्शवाद या अध्यात्मवाद। उसी तरीके से ह्यूमनिज्म है, मानववाद, और प्रैग्मेटिज्म है यानी क्रियावाद। ये जो सारे सिद्धांत नीचे के हैं ये मनुष्य को कहीं ना कहीं स्वतंत्रता देते हैं। तो सबसे पहले हम मनुष्य की स्वतंत्रता को तर्क के आधार पर सिद्ध करेंगे, यानी ये जानने की कोशिश की जाएगी कि मनुष्य की स्वतंत्रता किस रूप में स्थापित होती है। तो अस्तित्ववाद में चेतना के आधार पर इसको सिद्ध किया गया है। जैसे चेतना का मतलब है एक चेतना इंसान की होती है। हम किसी दीवार को जैसे देख रहे हैं, सामने दीवार है, हम अपनी आंखों से दीवार को देख रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हमारी चेतना दीवार को विषय बना करके देख रही है। दीवार ऑब्जेक्ट बनी हुई है और हम दीवार को देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि विषय अलग होता है और चेतना अलग है, तभी तो हम दीवार को देख रहे हैं। कहीं ना कहीं अलगाव तो है ना, चेतना और विषय में अलगाव दिखाई पड़ रहा है। हम चेतना के आधार पर विषय को यानी दीवार को देख रहे हैं। तो अस्तित्ववाद में बताया जाता है कि जो चेतना होती है वो विषय से पृथक होती है, भिन्नता होती है, अलगाव होता है। चेतना के लिए किसी न किसी विषय को होना अनिवार्य होता है। हम चेतना को विषय नहीं बना सकते। जैसे हम दीवार को देख रहे हैं तो सामने अगर दीवार की जगह चेतना को रख दिया जाए तो चेतना को नहीं देख सकती, चेतना को विषय नहीं बनाया जा सकता, उसको ऑब्जेक्ट के तौर पर ट्रीट नहीं किया जा सकता। यानी हम अपनी चेतना को नहीं जान सकते, चेतना को जाना नहीं जा सकता। चेतना जब भी जानी जाएगी वो किसी विषय के अधीन ही संपर्क में रहेगी, यानी चेतना किसी न किसी विषय को अपने ज्ञान का आधार बनाती है। अगर विषय ना हो तो फिर चेतना का ज्ञान संभव नहीं होगा, यानी हम चेतना को विषय नहीं बना सकते। हाँ, ये हो सकता है कि विषय की सत्ता हो लेकिन चेतना की सत्ता ना हो। जैसे चंद्रमा पर, वहाँ पर अभी पहाड़ हैं, ज्वालामुखी है, मिट्टी है, चट्टाने हैं, तो वहाँ पर हम कह सकते हैं विषय की सत्ता है लेकिन वहाँ कोई चेतन पक्ष नहीं, कोई देखने वाले प्राणी नहीं है वहाँ पर। तो इस आधार पर वहाँ विषयों की तो सत्ता है लेकिन चेतना की सत्ता नहीं है। लेकिन अगर हम पृथ्वी की बात करें तो यहाँ प्राणी भी हैं, चेतना वाले प्राणी हैं जो देखते हैं। चेतना का मतलब है कॉन्शियसनेस, एक ऊर्जा है। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि चेतना हमेशा विषय सापेक्ष होती है। जब भी चेतना की बात की जाएगी तो कोई ना कोई विषय ज़रूर होगा, और हम ऐसे चेतना को विषय बनाकर नहीं जान सकते। जैसे हम अपनी आंखों से दीवार को, पेड़ को, नदी को देखते हैं, उस आधार पर चेतना को नहीं देखा जा सकता। तो चेतना कैसे नहीं देखा जा सकता, इसी आधार पर तो वो स्वतंत्रता स्थापित होती है उसकी। क्यों नहीं देखा जा सकता? क्योंकि चेतना और विषय के बीच में एक गैप होता है। जैसे ये देखिए बीच में गैप है, तो जो बीच में गैप होता है इसको असत कहा गया। अगर ये चेतना है और ये विषय है तो बीच में गैप है। ये गैप जो होता है वो चेतना को घेरे हुए होता है, बीच में चेतना होती है, और ये जो गैप होता है इसको असत कहा है अस्तित्ववादियों ने, नथिंग कहा है। और इसी असत के वजह से चेतना जो है वो अपनी स्वतंत्रता स्थापित कर लेती है, उसकी अपनी विशिष्टता स्थापित हो जाती है। हर इंसान की चेतना के अपने विशिष्ट गुण होते हैं क्योंकि वो असत से घिरी होती है। बीच में गैप होना चाहिए क्योंकि चेतना और विषय में अंतर होता है। विषय चेतना नहीं हो सकता, चेतना विषय नहीं बन सकती। तो विषय और चेतना में क्योंकि अंतर होता है, गैप होता है, उसी गैप के आधार पर चेतना विषय को जान सकती है। तो उस गैप को क्या कहते हैं? उस गैप को कहते हैं असत, नथिंग। और उसी के वजह से चेतना विषय को उसका ज्ञान प्राप्त करती है। चेतना जो विषय को जान पाती है, अगर वो गैप नहीं होगा
तो इस आधार पर भी चेतना और विषय के बीच में जो संपर्क आ जाएगा वैसी स्थिति नहीं है, क्योंकि भिन्नता होती है। भिन्नता कैसे होगी? अगर बीच में गैप नहीं होगा तो भिन्नता की कोई बात है नहीं, जबकि चेतना अलग एक अस्तित्व रखती है और विषय अलग रखते हैं अस्तित्व। ऐसा हो सकता है कि विषय की सत्ता हो लेकिन चेतना ना हो, जैसे चंद्रमा आदि ग्रह हैं, वहाँ पर कोई प्राणी नहीं है लेकिन विषय की सत्ता वहाँ पर है, वहाँ चेतना की सत्ता नहीं है। तो इस तरह से हमने देखा कि चेतना और विषय ये दोनों अलग होते हैं। हम चेतना को विषय नहीं बना सकते। हाँ, विषयों को हम कह सकते हैं कि चेतना के माध्यम से विषयों का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। हम दीवार को विषय के आधार पर उसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन चेतना के माध्यम से चेतना को नहीं देखा जा सकता। ये अस्तित्ववादी बताते हैं। इसी आधार पर, सिद्धांत पर, तर्क के आधार पर वो कहते हैं कि मनुष्य स्वतंत्र होता है, क्योंकि असत से उसकी चेतना घिरी होती है। पहले चेतना होती है, चारों तरफ असत होता है, उसके बाद संसार के विषय होते हैं, और उसी गैप की वजह से नथिंग, हम कैसे एक नथिंग सत्ता होती है, असत की सत्ता होती है, उसी माध्यम से चेतना विषय को जान पाती है। तो इस तर्क के आधार पर मनुष्य की स्वतंत्रता को स्थापित करते हैं कि मनुष्य की अपनी विशिष्ट स्वतंत्रता होती है और उसे अपनी स्वतंत्रता का ये ज्ञान रहना चाहिए कि वो समाज के अंदर जो जीवन जी रहा है तो उसे अपने निर्णयों के आधार पर हर चीज़ों का मूल्यांकन करके जीवन जीना चाहिए। उसकी स्वतंत्रता क्योंकि असत से घिरी है, वो अपनी स्वतंत्रता का सौदा नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करेगा तो उसके व्यक्तित्व में कहीं ना कहीं दोष आएगा, उसका व्यक्तित्व सीमित हो जाएगा। मनुष्य के अंदर रचनात्मकता होती है, वो अपनी इसी चेतना के आधार पर अपने व्यक्तित्व को नए नए आयाम दे सकता है। तो ये अस्तित्ववादी विचारकों ने बताया है, चेतना और विषय के आधार पर। तो ये हमने देख लिया। अब हम आगे देखते हैं। ये हमने सैद्धांतिक पक्ष समझ लिया है, यानी ये हमने जान लिया कि चेतना जो होती है वो असत से घिरी हुई होती है। जो अस्तित्ववादी विचारक हैं, पहले हम देख लेते हैं कौन कौन है। जैसे कियरकेगार्ड हैं, ये डेनमार्क के थे। यही जो है मुख्य भूमिका उसमें इन दार्शनिकों की है। कियरकेगार्ड की भी भूमिका, जेस्पर हैं जर्मनी के, मार्सेल हैं फ्रांस के, नीत्शे हैं जर्मनी के, हाइडेगर हैं, केमू हैं, ये सब जर्मनी के हैं। तो काफ़ी जर्मनी के दार्शनिक हैं। तो हमने ये देखा कि ये जो विद्वान हैं इस बात को स्थापित करते हैं कि मनुष्य अपने, उसका जो अस्तित्व है कहा जाए, उसमें वो स्वतंत्र होता है, क्योंकि चेतना तो उसका मुख्य पक्ष है, वो चेतन प्राणी है। तो ऐसे में उसकी स्वतंत्रता क्योंकि असत से वो घिरी होती है तो विशिष्टता होती है। तो मनुष्य को अपनी स्वतंत्रता का आभास होना चाहिए, ये ज्ञान होना चाहिए कि वो जो फैसला करेगा अपने जीवन के बारे में उसी की महत्ता होगी। अगर वो परतंत्र होकर के जीवन जिएगा, किसी के अधीन होकर के जीवन जिएगा, तो उसके व्यक्तित्व का निर्माण नहीं हो सकता, उसको स्वतंत्र भी नहीं कहा जा सकता। स्वतंत्र वही होगा जो अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करेगा तर्क के आधार पर, बुद्धिमत्ता के आधार पर। यह अस्तित्ववादी दार्शनिक बताते हैं। तो हम आगे देख लेते हैं फिर सिद्धांत क्या है। प्लेटो जो है वो बताते हैं कि सार अस्तित्व का पूर्वगामी है। तो ये जो सिद्धांत है तो अस्तित्ववादी बताते हैं कि जो अस्तित्व होता है वो सार से पहले होता है। प्लेटो ने ये बताया था कि सार की बात की थी। सार जो होता है, हम कह सकते हैं कि हम अपने दिमाग में एक पिक्चर सोचते हैं, इमेज सोचते हैं। हम एक पहाड़ का एक कल्पना करते हैं पहाड़ की, और उसके बाद उसको चित्र के माध्यम से पहाड़ को उतार देते हैं पेपर में, उसका चित्र बना देते हैं। तो हम कह सकते हैं उस पहाड़ का अस्तित्व हमने पेपर में कहीं ना कहीं उतार दिया, या उसकी कोई एक मूर्ति हमने मिट्टी की बना दी पहाड़ की, तो उसका अस्तित्व स्थापित हो गया। लेकिन जब मन में वही चित्र था तो वो सार था, एसेंस था। तो इस आधार पर प्लेटो कहते हैं कि जो ये सांसारिक जगत है, ये जो इंद्रिय जगत दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर विषय दिखाई पड़ रहे हैं, ये जो एक विज्ञान जगत है उसमें हर वस्तुओं का सार रखा हुआ है। परमात्मा के द्वारा एक ढांचा बना के रखा गया हर चीज़ का, और उसी ढांचे के आधार पर संसार की वस्तुओं को बनाया गया है। संसार की जो वस्तुएं हैं वो अपूर्ण होती हैं, विशेष होती हैं, और वो जो विज्ञान जगत में रखा हुआ सार, उसका ढांचा है, आदर्श रूप नमूना है, वही पूर्ण है, वो सामान्य होता है। और संसार के जितने पदार्थ हैं वो सब विशेष होते हैं और इनके अंदर पूर्णता होती, इसीलिए विकासवाद की प्रक्रिया चलती है। संसार के जितने पदार्थ हैं उसी सार को प्राप्त करने के लिए विकास के पथ पर अग्रसर हैं। यही विकासवाद का सिद्धांत दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि अपूर्णता की वजह से वो पूर्ण होना चाहते हैं। उसी आइडियल जो ये कह सकते हैं स्ट्रक्चर रखा हुआ, ढांचा रखा हुआ हर चीज़ों का, तो उसी ढांचे को प्राप्त करने के लिए संसार की जो अपूर्ण वस्तुएं हैं वो उधर अग्रसर हो रही हैं। ये प्लेटो ने बात बताई थी। जबकि अस्तित्ववादी विचारक इस बात को नहीं मानते। वो कहते हैं कि जो सार होता है वो हम कैसे एक ढांचा होता है, लेकिन जब संसार में हम आते हैं, क्रिया करते हैं, तभी तो हम अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं। सार जो होता है, हम कह सकते हैं कि अगर हम इस संसार के अंदर अपनी स्वतंत्रता का उपयोग ना करें, अपने व्यक्तित्व का निर्माण ना करें, अपनी क्रिया के आधार पर अपने लक्ष्यों को पूरा ना करें, तो हमारा जीवन कैसा होगा?
अगर हम इस संसार के अंदर, हमारे अंदर जो शक्ति है, जो स्वतंत्रता है, उसका उपयोग करके अगर हम समाज का भला नहीं कर रहे हैं, लोक कल्याण में रत नहीं है, या हम कोई रचनात्मकता के आधार पर कोई आविष्कार करके कुछ भी रचनात्मक, कोई भी कलाकृति हम कह सकते हैं, कोई पुस्तक लिख सकते हैं, उपन्यास लिख सकते हैं, किसी भी आधार पर हम समाज को लाभान्वित कर सकते हैं, अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं, तो किस आधार पर करेंगे? जब हम कर लेंगे तभी हमारी सार्थकता स्थापित होगी। इसीलिए अस्तित्व सार का पूर्वगामी होता है। ये अस्तित्ववादी विचारक बताते हैं कि जो सांसारिक जीवन होता है वही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यहाँ पर कर्म करना पड़ता है, कर्म के आधार पर ही हम अपने व्यक्तित्व को चरितार्थ कर पाते हैं, वरना ऐसे सार का क्या महत्व होगा? वही सार अस्तित्व के आधार पर कहीं ना कहीं चरितार्थ होता है। तो इस आधार पर बताते हैं कि अस्तित्व ही सार का वास्तविक रूप पूर्वगामी होता है, क्योंकि अस्तित्व अगर न हो, हम कह सकते हैं जो नमूना एक बनाया गया, एक ढांचा बनाया गया, तो कहीं ना कहीं अस्तित्व तो उसका पहले आया, कहीं ना कहीं एक अस्तित्व वहाँ भी विद्यमान है। तो इस आधार पर अस्तित्ववादी विचारक बताते हैं कि वास्तविक जो कह सकते हैं कि इंसान की प्रासंगिकता जो होती है वो कर्म के आधार पर ही होती है। कर्म के जरिए हमने अपने व्यक्तित्व का जब निर्माण करते हैं तभी हमारे सार की भी कोई सार्थकता स्थापित हो पाती है। इसीलिए वो बताते हैं कि अस्तित्व ही वास्तविक रूप में सार का पूर्वगामी होता है, यानी पहले अस्तित्व होगा और फिर सार की सत्ता होगी। तो ये अस्तित्ववादी विचारक बताते हैं। तो ये हमने देख लिया। इसी तरह के देखें, अस्तित्व सार का पूर्वगामी है, ये बताया। तो फिर मनुष्य का व्यक्तित्व उसकी स्वतंत्रता का परिणाम है। विश्व एवं समाज के रंगमंच पर कर्म पर कर्म करने वाला प्राणी है, यानी कर्म करने वाला प्राणी है। विश्व के और समाज के रंगमंच पर मनुष्य कर्म करने वाला प्राणी है, क्योंकि अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो हमारे व्यक्तित्व के अंदर जो अंतर्निहित शक्ति है वो प्रकट नहीं होगी। हम समाज को कुछ दे नहीं सकते। बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं जिन्होंने समाज को दिया है। एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था। इसी तरीके से बहुत सारे आविष्कार होते रहे हैं। कहने का मतलब है जैसे साहित्य के क्षेत्र में बड़े बड़े विद्वानों ने निबंध, उपन्यास आदि के माध्यम से समाज को लाभान्वित किया, तो अपनी रचनात्मकता को उन्होंने कहीं ना कहीं प्रकट किया। अपनी स्वतंत्रता के आधार पर उन्होंने अपना एक कह सकते हैं कार्यशैली निर्मित की। एक कार्यक्षेत्र उन्होंने चुना कि हमें इस क्षेत्र में कार्य करना है, साहित्य के क्षेत्र में करना है, लेखन के क्षेत्र में जाना है, हमको जो है एक अच्छा खिलाड़ी बनना है, धावक बनना है। लोग अपनी स्वतंत्रता का जब उपयोग करते हैं तो उस आधार पर उनको सफलता ज़्यादा मिलती है। तो अस्तित्ववादी विचारक ये बात कहते हैं कि हमें दूसरों के आधार पर, देखा देखी के आधार पर, किसी की राय के आधार पर किसी विषय क्षेत्र को नहीं चुनना चाहिए, बल्कि हमें अपने स्वभाव के आधार पर, अपनी रुचि के आधार पर, अपनी स्वतंत्रता के आधार पर, अपने व्यक्तित्व को देख करके, अपने रुझान को देख करके किसी विषय को चुनना चाहिए, ताकि हम उस फील्ड में आगे बढ़ सके। किसी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए निरंतर कर्म करना पड़ता है, और जब तक निरंतर कर्म नहीं किया जाएगा फिर बाधाएं आएंगी, और फिर कर्म के माध्यम से उन बाधाओं को हम दूर करेंगे। इससे और हमारे अंदर रचनात्मकता आएगी। इस आधार पर हम अग्रसर होते चले जाएंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो इसलिए बताया गया है कि विश्व एवं समाज के रंगमंच पर इंसान कैसे काम करता है, अपने कर्म के आधार पर अपने व्यक्तित्व का वो निर्माण करता है। तो जीवन तर्क से अधिक है। जीवन कैसे, बहुत से पक्ष हैं जिन्हें तर्क से नहीं आंका जा सकता। दर्शन व्यक्तिगत जीवन से संबंधित रहता है। ये अस्तित्ववादी बताते हैं कि जीवन जो है वो तर्क से नहीं आंका अधिक है, उसको हम तर्क के माध्यम से जांच नहीं सकते। यानी तर्क के माध्यम से जीवन को कैसे जांचा जाएगा? हम हर जगह तर्क का उपयोग करके किसी वस्तुनिष्ठता को अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इंसान का जो मनुष्य का व्यक्तित्व है वो परिवर्तनशील है, उसके अंदर भावनाएं हैं, और भावनाओं को हम तर्क के आधार पर कैसे जानेंगे? इंसान के व्यक्तित्व को विषय के आधार पर जांचा नहीं जा सकता। जैसे मन होता है, मनोविज्ञान है, उसमें मन को विषय बना लिया जाता है, जबकि अस्तित्ववादी विचारक बताते हैं कि मनुष्य को विषय के आधार पर नहीं जांचा जा सकता, उसका विषय परक अस्तित्व होता है। यानी उसकी जो अपनी सत्ता होती है वो मूल्यांकन से रहित होती है, उसको जांचा नहीं जा सकता। मनुष्य साक्षात अपना अनुभव कर सकता है, लेकिन उसको विषय के आधार पर जांचा नहीं जा सकता। जैसे हम किसी दीवार को देख रहे हैं तो दीवार विषय बन जाएगी, उस आधार पर मनुष्य के व्यक्तित्व का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। मनुष्य खुद अपने व्यक्तित्व को साक्षात उसकी अनुभूति कर सकता है, कोई और मनुष्य के व्यक्तित्व का मूल्यांकन नहीं कर सकता। उसमें पूर्णता नहीं आएगी, परिणाम आंशिक ही रहेगा। अवलोकन या ऑब्जर्वेशन के आधार पर पूरी तरह से पूर्णता नहीं आ पाएगी। इस आधार पर मनोविज्ञान को भी किसी न किसी तौर पर वो खारिज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मनोविज्ञान में भी मन को विषय बना लिया जाता है, जबकि बताया जाता है कि मनुष्य का जो व्यक्तित्व है उसको विषय के आधार पर उसका अध्ययन नहीं किया जा सकता। ये अस्तित्ववादी विचारक बताते हैं कि मनुष्य के व्यक्तित्व, मनुष्य के व्यक्तिक अस्तित्व का यथार्थ ज्ञान नहीं हो सकता,
क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मनुष्य की स्वतंत्रता इतनी असीमित है कि निरंतर हमारे व्यक्तित्व में परिवर्तन होता रहता है। हम विचारों को बदल देते हैं, नवीन विचारों को ग्रहण कर लेते हैं, परिवर्तनशीलता का पहलू है। तो कोई कह सकते हैं एक स्थिर मनुष्य का व्यक्तित्व नहीं है, उसके अंदर लोचशीलता रहती है, परिवर्तनशीलता रहती है, ग्रहण रहता है, त्याग की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। इसलिए हम कैसे व्यक्तित्व का सही मूल्यांकन कर सकते हैं? यह संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए बताया कि मनुष्य ही अपनी साक्षात अनुभूति से ही कर सकता है, यानी यथार्थ ज्ञान नहीं हो सकता, साक्षात अनुभूति से ही हो सकता है। यानी विषय होना ही यथार्थ रूप में अस्तित्ववान होना है। मनुष्य जो होता है विषय नहीं होता है, विषयी होता है वो, क्योंकि वो सिर्फ अपना खुद मूल्यांकन तो कर सकता है साक्षात, कोई और मनुष्य के व्यक्तित्व का मूल्यांकन नहीं कर सकता, क्योंकि परिवर्तनशीलता बहुत ज़्यादा है, क्योंकि स्वतंत्रता है और स्वतंत्रता के आधार पर मनुष्य अपनी संकल्प शक्ति, इच्छाओं के माध्यम से नवीन नवीन आयाम ग्रहण करता रहता है, नए नए प्रयोग करता रहता है, विचारों को बदलता रहता है, जो उससे गलतियां हो जाती हैं उससे सीख करके अपनी त्रुटियों को दूर करता रहता है। तो हम कह सकते हैं कोई स्थिर व्यक्तित्व नहीं मनुष्य का कि हम उसको जांच सकें, और हम जांचेंगे तो वो परिवर्तनशीलता पहले हो चुकी होगी, और हमने जिन गुणों को जांच का विषय बनाया है वो उस समय तात्कालिक रूप से प्रकट हुए थे, और अब वर्तमान समय वो अपने को बदल चुका है। तो इस आधार पर हम अब कैसे उसके व्यक्तित्व का भी अंदाजा लगाएंगे? वो तो निरंतर परिवर्तनशीलता मनुष्य के व्यक्तित्व में रहती है, इसलिए उसको विषय के आधार पर उसका अध्ययन नहीं किया जा सकता। मनुष्य को किसी भी बंधन में नहीं बंधना चाहिए। मानव जीवन विषयी का जीवन होता है, और ऐसा जीवन तर्क से परे होता है, विषयी होता है, वो खुद सब्जेक्ट होता है, वो उसको ऑब्जेक्ट के तहत ट्रीट नहीं किया जा सकता, और उसका जो जीवन होता है वो बंधन से रहित होता है। मनुष्य को अपनी स्वतंत्रता, जो कि असत से चारों तरफ उसकी चेतना घिरी हुई है, तो उसको कोई समझौता नहीं करना चाहिए, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे समाज के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में जीवन का कोई भी मामला हो, तो वो अपनी स्वतंत्रता को महसूस करे कि हमारी क्रियाशीलता से समाज पर असर पड़ सकता है, हमारे किसी निर्णय से समाज पर प्रभाव पड़ सकता है। अगर हम किसी के कहने पर चलेंगे, जैसे कि राजनीति के क्षेत्र को ही देख लिया जाए, तो लोग उसमें कहीं ना कहीं पार्टीवाद में संलग्न रहते हैं, किसी चीज़ को मूल्यांकन नहीं करते, अपनी स्वतंत्रता को कहीं ना कहीं क्या कर लेते हैं, वो उसका कहीं ना किसी रूप में उसको सीमित कर देते हैं, उसका सौदा कर लेते हैं, पैसे के आधार पर कर्म करने लगते हैं। तो इस प्रकार की बहुत सारी विसंगतियां हर प्रकार के क्षेत्र में दिखाई पड़ती हैं। तो अपनी मानसिकता को पूरी तरीके से क्या करना चाहिए? उसी स्वतंत्रता के आधार पर उसको खुला रखना चाहिए, संकीर्णता ना हो, जड़ता ना आने पाए, क्योंकि मनुष्य की चेतना जो होती है विशिष्ट होती है, असत से घिरी होती है, और पूरी तरह से स्वतंत्र होती है। इसलिए होती है स्वतंत्र क्योंकि मनुष्य का जो व्यक्तित्व होता है उसके अंदर रचनात्मकता होती है, वो नवीन चीज़ों को प्रकट कर सकता है, समाज को लाभान्वित कर सकता है। और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं, अगर वेदांत दर्शन के हिसाब से देख लिया जाए, हम अस्तित्ववाद को हटा देते हैं तो कहा जाता है कि आत्मा ब्रह्म का अंश होती है। तो ऐसे में हम समझ सकते हैं कि इंसान के व्यक्तित्व में कितनी बड़ी रचनात्मकता शक्ति मौजूद है। तो इस आधार पर हमें सही निर्णय करके अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, सही फैसला लेना चाहिए। विषय परक ज्ञान विषय परक ज्ञान से भिन्न होता है। मानी सी बात है कि विषय परक जो ज्ञान होता है वो भिन्न होता है। हम किसी चट्टानों का अध्ययन कर रहे हैं या किसी जंगल में जाके जड़ी बूटी का अध्ययन कर रहे हैं, वो विषय परक ज्ञान हो जाता है। मनुष्य को इस आधार पर, जैसे हम किसी का अध्ययन करते हैं, उस आधार पर मनुष्य को विषय नहीं बनाया जा सकता, इसलिए कि मनुष्य का व्यक्तित्व परिवर्तनशील होता है। अभी जैसे समाज में देखें, निरंतर नए नए मूल्य समाज के अंदर पैदा हो रहे हैं। आज एक कह सकते हैं शादी की जो विचारधारा है वो कहीं ना कहीं अनिवार्यता जो पहले लिए हुए थी, लोग ये पूछने का प्रयास करते थे विवाह के बारे में, लेकिन आज उतनी प्रबलता नहीं है। आज जो लोग स्वतंत्र हैं और अविवाहित जीवन जो है वो जीते हैं, उनको किसी प्रकार की ग्लानि नहीं होती, शर्मिंदगी नहीं होती, कौन क्या कहेगा। आज कहीं ज़्यादा लोग अपनी स्वतंत्रता का उपयोग कर रहे हैं और अपनी इच्छाओं के आधार पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। उसके पीछे कारण यही है कि जिस तरह से नवीन हम कहें अनुसंधान हो रहे हैं, नई नई चीज़ें प्रकट हो रही है, कहीं ना कहीं ज्ञान में बहुत तेज़ी से विस्तार हुआ है, तो मनुष्य को अपनी स्वतंत्रता का कहीं ना कहीं अपने निर्णयों का आभास हो रहा है। लेकिन फिर भी अगर हम व्यापक स्तर पर विचार करें तो कहीं ना कहीं अभी मनुष्य को अपनी जो चेतना, उसकी जो विशिष्टता है, जो कि उसकी चेतना असत से घिरी हुई है और वो चेतना स्वतंत्र होती है, उसका अभी उतना आभास नहीं, जिस आधार पर समाज के विभिन्न क्षेत्रों में हम कह सकते हैं विसंगतियाँ भी हैं, कहीं ना कहीं हमारे दृष्टिकोण में असमानता भी है, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं संकुचित दृष्टिकोण हमारा विभिन्न मामलों में होता है, उतना खुलापन नहीं आ पाता है, क्योंकि हम अपनी स्वतंत्रता को उतना महसूस नहीं कर पाते हैं। ये अस्तित्ववादी विचारक बताते हैं।
कि मनुष्य जो है वो स्वतंत्र होने के लिए हम कह सकते हैं अभिशप्त होता है एक तरह से, यानी उसको स्वतंत्र होना ही होना है, क्योंकि उसकी चेतना असत से घिरी हुई है, तब जाकर वो विषयों के संपर्क में उसकी चेतना आती है। उसकी चेतना को विषय नहीं बनाया जा सकता किसी रूप में। यही उसकी विशिष्टता भी है मनुष्य की, कि मनुष्य की चेतना को जांचा नहीं जा सकता, मनुष्य की चेतना को हम कहते उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, उसका ज्ञान ही नहीं प्राप्त किया जा सकता। ये कितनी बड़ी विशिष्टता है, क्योंकि चेतना को जाना नहीं जा सकता, चेतना किसी विषय को जानेगी। हाँ, ये बात सही है कि विषयों के लिए चेतना का होना आवश्यक नहीं है, विषयों की अपनी एक स्वतंत्र सत्ता रहती है। तो विषय और चेतना में भिन्नता होती है, और भिन्नता क्यों होती है? क्योंकि मनुष्य के अपने व्यक्तित्व की विशिष्टता होती है, यही चेतना की विशिष्टता है। और इस आधार पर हमें अपना जो जीवन है उसकी दिशा है वो तर्क के आधार पर, समाज में हम किस आधार पर आचरण करें, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें अपनी स्वतंत्रता के आधार पर हमको तय कर लेना चाहिए। हम किस आधार पर समाज में जीवन जी रहे हैं, कितना परतंत्र होकर के जीवन जी रहे हैं, कितना स्वतंत्र होकर के जीवन जी रहे हैं, कौन कौन सी मानसिकता हमारे अंदर उपस्थित है, और किस आधार पर। अस्तित्ववादी तो किसी को भी स्वीकार नहीं करते, वो धर्म के बंधन में भी बंधना स्वीकार नहीं करते। समाज के अंदर जो मान्यताएं हैं, जातिवाद, जो नस्लवाद, जितनी चीज़ें हैं, उन सब से परे होकर के वो जीवन जीना चाहते हैं। वो पूरी तरीके से शुद्ध जो चेतना होती है उसके आधार पर, जिसमें किसी प्रकार का बंधन नहीं होता, उस आधार पर वो जीवन जीने को प्राथमिकता देते हैं। अस्तित्ववादी विचारक बताते हैं कि मनुष्य अगर किसी भी विचार में बंध जाता है तो कहीं ना कहीं अपनी स्वतंत्रता को सीमित करता है। उसको जो है वो विचारों में बंधना नहीं चाहिए, बल्कि उपयोगिता, प्रासंगिकता आदि के आधार पर उसको निर्णय करना चाहिए। कोई विचार अच्छा है तो उसको ग्रहण कर लेना चाहिए, और कोई विचार अगर असंगत है, उसके अंदर विसंगति पैदा हो गई, तो उसको तुरंत ही त्याग देना चाहिए। उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि यही तो उसकी स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता हमेशा जो है वो सुसंगत चीज़ों को ग्रहण करती चली जाती है, और जो चीज़ें असंगत हो चुकी हैं, जिनमें कमियां हैं, त्रुटियां हैं, उसको त्याग दिया जाता है। और यही मनुष्य के अंदर हम कह सकते हैं कि प्रगति जो होती है कहीं ना कहीं नवीनता लिए हुए होती है, और जो ऐसे पक्ष हो चुके हैं जो अब इतने उपयोगी नहीं हैं, और जो कहीं ना कहीं दोष से युक्त भी हो गए हैं, वो मान्यताएं जो समाज की दृष्टि से अब हम कह सकते हैं उनको सुसंगत नहीं कहा जा सकता, उसको त्याग देना चाहिए। और ये प्रक्रिया चलती है, ऐसा नहीं है, लेकिन मनुष्य को ये बताया गया है कि उसको जागरूक रहना चाहिए, देखना चाहिए कि हम समाज के अंदर किस प्रकार से जीवन जी रहे हैं, कहीं बंधनग्रस्त होकर के जीवन तो नहीं जी रहे हैं। ये अस्तित्ववादी चेतना के आधार पर मनुष्य की स्वतंत्रता को स्थापित करते हैं, और ये बताते हैं कि मनुष्य को खुले आधार पर अपना व्यापक दृष्टिकोण लेते हुए जीवन जीना चाहिए, क्योंकि यही उसके मनुष्य होने की कैसे उसका निहितार्थ है, यही उसकी प्रासंगिकता है। अगर मनुष्य ऐसा नहीं करेगा तो वो परतंत्र होकर कहीं ना कहीं समाज में जीवन जिएगा। तो यहीं पर अनुभूति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।